हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नातिया वर्षा में खुश आमदीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म भी अब अवामी जलसे जुलूस कर रहे हैं और आज उन्होंने अवामी ताकत का मुजाहरा मंडी बहाउद्दीन में किया। लेकिन सवाल यह है कि वज़ीर आज़म को, जो कि हुकूमत है, उनको जलसों की ज़रूरत क्या पेश आई। दो वजूहात हो सकती हैं, या तो उनको ये अंदाज़ा हो रहा है या ये समझ रहे हैं, क्योंकि जो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करी हूँ, एक हाल ही में गैलप सर्वे भी आया है जिसमें बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी मकबूलियत आवाम में खो रहे। तो क्या इसका इदराक हो रहा है हुकूमती सफ़ों में कि जी मकबूलियत में कमी वाक़ हुई है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म जल्द से जुलूस कर रहे हैं? या दूसरा जो फैक्टर हो सकता है, या दूसरा जो रीज़न हो सकता है, वो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की बातें हो सकती हैं कि क्या वाकई इससे भी हुकूमत खौफजदा है या उन्होंने घबराना शुरू कर दिया है। इस पर ज़रा बात करेंगे। और उसके अलावा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की तारीख तो नहीं दे रही, लेकिन तैयारियां वो पूरी कर रही है। और सिर्फ वफाक में नहीं, उसने कहा है कि अब पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद आएगी। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, ये पीपल्स पार्टी का भी एक दरीना मुतालबा था। तहरीक अदम एतमाद के लिए भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कन्विंस किया और उनको ये भी कहना था कि पहले पंजाब में लेकर आए, जिसपे नून लीग शुरू में रिलक्टेंट थी। तो क्या वजूहात हुई जिसपे नून लीग इस पर भी एग्री हो गई, और पीपल्स पार्टी जो पंजाब में अपने आप को किस तरह से मनवाने में कामयाब होगी। इन इशूज़ पे ज़रा बात करते हैं। जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सईदा शैलर MP हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट और एक्स डेप्यूटी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। अस्सलाम वालेकुम शैलर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ई-कॉमर्स, PTI सेनेटर, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल। अस्सलाम वालेकुम ऑन अब्बास बप्पी साहब, आपके भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे, फेडरल मिनिस्टर भी रहे, उसके साथ PMLN के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे साथ कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे। मैं बात का आगाज़ इस लिहाज से किए लेती हूँ कि शैलर रज़ा साहिबा, जो अब आप लोग तो अपोजिशन है, आप लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं, आप लोग लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए भी कर रहे हैं कोशिश, लेकिन वज़ीर आज़म का ऐसे मौके पे जलसे करना आपकी नज़र में किस बात की गमाज़ी कर रहा है? जाहिर है कि इस वक्त सूरत हाल है हुकूमत की 12 रुपए एकदम से पेट्रोल बढ़ाना, और जो पहले ही महंगाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म तो क्योंकि गलत ब्रीफिंग का शिकार हैं, तो वो काफ़ी दफ़ा कह चुके कि मुल्क सस्ता तरीन है, लेकिन कैबिनेट से आवाज़ें बाहर तक आईं कि क्या हालात हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हैं कि वज़ीर आज़म घबरा कर बाहर निकलें। लेकिन जब हम छोटे से थे तो हमारी नानी दादी वगैरह एक बात कहा करती थी कि रूप की रोए और कर्म की खाए। तो वो लोग जो ये कहते थे कि वज़ीर आज़म हैंडसम है और वज़ीर आज़म जो ये कहते हैं कि मैं आपका ब्रांड हूँ, वो उसकी देर हो चुकी है, क्योंकि खाली सूरत लेके क्या करना इस सूरत की वजह से। और झूठे वादों को तो देख लिया, वादे तो सारे झूठे निकले, अब सूरत तो लोग पका के नहीं खा सकते। तो ये आप एतराफ़ कर रही हैं कि वज़ीर आज़म हैंडसम है? भाई इनकी तरफ से कहा जाता है ना, मैं तो ये कह रही हूँ। और सूरत शक्ल तो अल्लाह की दी हुई है, और हर आदमी में अल्लाह ताला ने हर शक्ल में अपनी कुदरत की कोई ना कोई शाहकार रखा है, जो हमारी आंखों से ओझल होता है। और शक्ल पे मैं किसी की कोई बात नहीं कर सकती। और बहरहाल तो वादे तो झूठे निकले, तो तेरे वादों पे जिए तो ये जान खूब जाना, वो तो आपको पता ही है ना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो वादे तो आपको पता चल गए। अब वजीर आजम ने कहा था मैं ब्रांड हूँ, और अब वो खुद निकल रहे हैं, तो वहां पे ये बात आ जाती है कि जी आपकी शक्ल, आपकी स्मार्टनेस, आपका हैंडसम होना हमारा पेट नहीं भर सकता, मेरा ख्याल है हमारा इससे चूल्हा नहीं जल सकता, हाँ। हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। तो ठीक है, वजीर आजम ये शौक भी पूरा कर लें, अच्छी बात है। चलें, ऑन अब्बास बप्पी साहब, शैलर रज़ा साहिबा का कहना है कि वज़ीर आज़म घबरा के बाहर निकले हैं। इस घबराहट के पीछे क्या है? तहरीक अदम एतमाद की बातें अपोजिशन की,
या फिर वाकई गैलप सर्वे जो आया हालिया उसमें उन्होंने कहा है कि जी वजीर आजम की मकबूलियत में कमी वाक़ हुआ है, या इसका इदराक आपकी नज़र में? अदम एतमाद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो तो तहरीक जो है ना वो पार्लियामेंट में आनी है, जिसके लिए अपोजिशन के पास तो नंबर्स हैं ही कोई नहीं। जहां पे इनके पास नंबर्स है सेनेट में, पिछले 11 माह में जब से ये नई सेनेट की असेंबली मुंतखब हुई है, 11 माह में तकरीबन 11 दफा हमने इसी अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद इनको शिकस्त दी है। सो वो तो इनका कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। और अगर ये अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है उसमें आपस में इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इतनी क्लियर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आएगी और हमें अपना लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ करना पड़ गया तो पहले पीपल्स पार्टी कॉल ऑफ करें, फिर हम कॉल ऑफ करेंगे। और जरदारी साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में पहले बात की जाए, वो आएंगे नहीं आएंगे, बाद में किसने वजीर आजम बनना है, इलेक्शन होना। सो इतनी सारी चीजें, अदम एतमाद में तो कोई जान है कोई। जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब का जलसों में जाने का कॉन्सेप्ट है, वो मैं तो सोच रहा हूं कि वो मरियम बीबी की जो स्टेटमेंट थी कि जब खान साहब लोगों के पास जाएंगे और वो अंडे और टमाटर की जो बात किया जाए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब बगैर किसी हेलमेट के मंडी बहाउद्दीन गए, जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और वहां पे एक बड़े स्टेडियम में बड़ा आलाशान किस्म का जलसा किया, जिससे कम से कम ये प्रूव हो गया कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो क्राउड में वो सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि वो एक फेमस किस्म की जमात है, जिसका एक फैन फॉलोइंग क्लब है, जिसका अपनी एक वो जो स्ट्रीट पावर है वो मौजूद है। मैं शैला बीबी की बात की सारी इज्जत करता हूं, लेकिन आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी जब कैंपेन पे निकले थे जलसे जुलूसों के लिए, तो जलसे कहीं नहीं किए, वर्कर कन्वेंशन। अब आप और मैं, हम सब लोग जानते हैं कि वर्कर कन्वेंशन क्यों किए जाते हैं। जो पॉलिटिकल जमातें जलसे ना कर सकती हो वो वर्कर कन्वेंशन का देखिए 400-500 लोगों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और अब्बास भट्टी साहब वो अपनी जगह ठीक है, मेरा सवाल वही रह गया कि जलसों की जरूरत क्यों पेश आई है? ये बड़ा सिंपल सा है। बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, मई में यहाँ पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात है, जिसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप निकलेगी। वो अपने तय तमाम लोगों पे जाएंगे, जलसे करेंगे, अपना मैनिफेस्टो देंगे। अगर किसी की कारकर्दगी नहीं है वो अवाम के सामने पेश की जाएगी। लेट द पीपल डिसाइड। इसमें कौन सी घबराहट है? मैं आपको बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब मुल्तान आए थे तो उन्होंने मुल्तान में जलसा नहीं किया, उन्होंने ज्ञानी साहब घर में खड़े होकर कन्वेंशन किया था उनके घर के प्लॉट के अंदर। सो जो पॉलिटिकल इतने बड़े बुलंदोबाग दावे करती हैं, अगर वो कन्वेंशन घरों में आएगी तो फिर किस किस्म की अक्सरियत? अगर अवाम में आप इतने मकबूल हैं तो आइए स्टेडियम में जलसे करें ना, लेट द पीपल का। हमारी समाज पटवारियों के साथ तो जलसे नहीं करती। आज भी अगर आपने लोगों में वो जील एंड जेस्ट देखा हो तो वो एक तहरीक इंसाफ का अपना फैन वो क्लब है, वो लोग आए थे पीएम की बात सुनने के लिए। सो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, इसमें घबराहट आपको किस चीज की आखिर में? मैं रिप्लाई ठीक है शैला रज़ा साहबा, आप इसको जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है, मैं फिर अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें तो फिर जरा मैं आपकी उस बात पर आती हूँ, क्योंकि आप लोग कन्विंस कर रहे थे पंजाब में कि जी तहरीक एतमाद लेकर आए। मेरे ख्याल आपकी हार्डली पंजाब में 7 सीट्स हैं, 7 आपकी सीट्स हैं, पीटीआई की उसमें 195 सीट्स हैं, और आप कहते हैं जी तहरीक एतमाद लेकर आए। अपने बलबूते पे तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप इनका रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज मोर देन वेलकम। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मुल्तान में हम जलसा करने आ रहे थे तो आपने स्टेडियम में पानी भर दिया था। अब ये हमारा काम है और ये हमारा फैसला है कि हम किस वक्त कन्वेंशन करें। आपके कन्वेंशन में तो वजीरे आपके जो खटक साहब हैं वो परेशान थे कि भाई कुर्सियां भरो, लोग क्या कहेंगे। आपके तो कन्वेंशंस के ये हाल चल रहे हैं। दूसरी तरफ बात यह है कि देखिए, सेनेट और अवाम ये बहुत ही अलग अलग चीज़ें। सेनेट में अगर कोई चीज़ नाकाम हो रही है या आप उसमें सबकत ले जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन हुए हैं उसमें तो आपका बुरा हाल हो गया है ज़िमनी इलेक्शन में। जबकि एक तरीका है कि ज़िमनी इलेक्शन मोस्टली हुकूमत ही जीतती है, और बल्दियाती में भी आपको पता तो लग ही गया है। अब रही ये बात के पंजाब में और किसी जगह, देखिए ये एक कोशिश हो रही है जिसको ये अभी समझ नहीं रहे हैं, और अगर समझे हैं तो ये समझे हैं कि सिर्फ हम पार्लियामेंट बचा लें, किसी तरह वजारतें दे दें मजीद लोगों को। छोटी कैबिनेट रखने वाले वजीर आजम जो हैं 51 वज़रा के बाद मजीद पार्लियामेंट बड़ी कर रहे हैं, तो जो 4 मेंबर वाले लोग हैं उनको एक मिनिस्ट्री और दी जा रही है। तो बात तो मप्पी साहब
बात तो समझ आ रही है ना। अच्छा, बात तो इनको समझ में आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक आती हूँ तो जरा ये जानेंगे, क्योंकि माजरत के साथ शैला रज़ा साहबा, पीपल्स पार्टी के लिए मशहूर है कि आप लोगों को बंदे तोड़ने, बंदे जोड़ने अच्छी तरीके से आते हैं। तो पीपल्स पार्टी पंजाब में 7, मैं शैला जा रहे साहबा, हैं 7 सीट चौधरी साहब के पास खुलेआम गए, सबके पास लेकिन कोई हौसला अफजा। अच्छा चले, मैं वापस आ जाती हूँ। इत्तेहादियों से क्या हौसला अफजा जवाब मिला, इस पे भी जरा बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया है, उनकी तमाम की तमाम तोपों का रुख PMLN की जानिब था और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजना सबसे बड़ी गलती करार दिया। तहरीकी अदम एतमाद के बारे में उन्होंने कहा है कि आप कोशिश कर लें, शौक पूरा कर लें, कप्तान तैयार है। अगर कप्तान तैयार है, इत्तेहादी आपके साथ नहीं है, सी नंबर आपके पास पूरे नहीं है, फिर आप लोग ये एक्सरसाइज किस एतमाद के साथ कर रहे हैं? कैसे है ये एतमाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। पहले तो बड़ी खुशी हो रही है, बड़े दिनों के बाद आपके प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिल रहा है, आपने दावत दी। देखिए, आज जो इमरान खान साहब की तकरीर है, बुनियादी तौर पर वो किसी वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी, वो हारे हुए शख्स की तकरीर थी। एक ऐसा शख्स जो ज़हनी तौर पर फ्रस्ट्रेट होता है, वो इस तरह की बातें करता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं किसी भी मुल्क के, वो जब पब्लिक एट लार्ज से खिताब कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की जो तकरीर है वो सिर्फ जलसे में बैठे हुए लोग नहीं सुन रहे होते। वज़ीर आज़म को भी अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स पे मेरी तकरीर लाइव कवर हो रही है और 22 करोड़ अवाम से मैं मुखातिब हूँ। उस तकरीर में जिस तरह के अल्फाज वज़ीर आज़म ने इस्तेमाल किए, ये ना पाकिस्तान की तारीख में कोई इस तरह का वज़ीर आज़म आया है, और ना इस तरह की कोई शख्सियत आइंदा मुझे उम्मीद है, अल्लाह ना करे कि आए, कि वो सिवाय अपोजिशन के लीडरों को गालियां देने के उनकी नकलें उतारना। यानी मैं कहता हूं कि ये हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर को भी ये नहीं देता कि किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर की दूसरी जमात की हम नकलें उतारें। वो वज़ीर आज़म नकलें उतारता है। वज़ीर आज़म एक सियासी जमात के लीडर को, जो एक मजहबी जमात के सरबराह हैं, उनकी फॉलोइंग है, उन्हें डीजल के नाम से पुकारता है। दूसरों को जनाब नाम बिगाड़ के, कभी भगोड़ा, कभी फलान। अगर वज़ीर आज़म के अपने जाती किरदार के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो वो मेरा ख्याल है कि आपके TV चैनल बंद हो जाएगा और मैं कल गिरफ्तार हुआ हूँगा, क्योंकि वो भी इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि नाकाबिले बयान है। सियासत होती है नजरियात से इख्तलाफ का नाम, सियासत एक दूसरे की कारकर्दगी से इख्तलाफ का नाम होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे हों तो अपनी कारकर्दगी बताना, हुकूमत की पॉलिसियां बताना, ये वज़ीर आज़म का काम होता है। आज 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा के आप किस मुंह से आवाम से खिताब कर रहे हैं और दूसरों को गालियां दे रहे हैं? आप लोगों की जरा बदवाएं सुने, लोगों के तजज़िये सुने। पेट्रोल स्टेशन के ऊपर बहुत सारे TV चैनल ने इंटरव्यू कंडक्ट किए, वो आपके बहुत सारे टॉक शोज में चले, आपने देखे होंगे। हुकूमती वज़रा या इनके जो नुमाइंदे हैं या तो आंखें बंद कर लेते हैं या हकीकत से नजरें चुरा रहे हैं। लोगों की गुफ्तगू और बातें सुने, और आपकी बातें क्या है? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां कर दूंगा। आपकी मुद्दत अभी 4 साल हो गए हैं, चंद साल तो नहीं, चंद दिन रह गए हैं, और आपकी मुगलजात वही हैं जो पहले दिन से थी, बल्कि पिछले 5 साल से चल रही हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के लोग आ चुके हैं। चले, मैं जरा इस पे ऑन अब्बास वफी की राय ले लूं। अदम एतमाद पे वापस आऊंगी आपके पास। ऑन अब्बास वफी साहब, बात कर लेता हूं अगर आप नहीं सर, मैं आती हूँ, वापस आती हूँ। ऑन अब्बास वफी साहब, आप ये बात वैसे डॉक्टर साहब ठीक कर रहे हैं कि मतलब एक वजीर आजम जब तकरीर कर रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा था कि कोई ऑपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है। मतलब कोई फर्क नजर नहीं आया जब कंटेनर पे इमरान खान साहब तकरीर करते थे और आज इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं। बहैसियत वजीर आजम 4 साल के बाद होना तो ये सुनना चाहिए था कि वो ये बताते कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया है, उन्होंने कहाँ कहाँ कामयाबी हुई है और कहाँ कहाँ आवाम को रिलीफ दिया है। लेकिन अगर सिर्फ इस बात पे होगी बात कि जी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, तो अब इतना टाइम बचा है आपका?
थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जब नॉर्मली इस तरह की तकरीर करते होते हैं, वो एक नॉर्मल अपनी जो हमारी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है या जो हमारी जिस किसी भी परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते रहे। ये जो आज का लहजा था उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी समझिएगा। तारिक फजल चौधरी साहब मेरे लिए बड़े ऑनरेबल है, लेकिन अगर उन्होंने मौलाना साहब के वाले से बात की है तो आज से 4 दिन पहले मौलाना साहब की वो स्पीच भी उठा के देख लें जिसमें बहुत जबरदस्त किस्म के जैद उलमा उनके साथ पीछे खड़े थे और उन्होंने एक हमारे फेडरल मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू करते जो अल्फाज कहे थे। तो चौसा को शायद वो अल्फाज याद नहीं है कि वो कौन सा माइंडसेट था जिसपे वो गुफ्तगू, जिस किस्म की गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान ने उस मिनिस्टर के मुताल्लिक उस पब्लिक में की है और सारे के लोग हंस रहे थे, वो आप घरों में बैठ के बच्चों के साथ देख नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए शायद प्राइम मिनिस्टर साहब का आज का रवैया बहुत मुनासिब था। हैविंग सेड दैट, फिर वो कह रहे हैं ना कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, चौधरी साहब ये क्यों भूल जाते हैं 1990 की दहाई में इस तमाम गुफ्तगू को आगाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने किया था। बीबी भुट्टो शहीद के लिए जिस किस्म के अल्फाज इस पॉलिटिकल जमात ने इस्तेमाल किए, आप अपने घर में वो बात नहीं कर सकते। नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ जो हवाले से बात करते रहे, आयशा आहद के हवाले से जो बात की है, जमाना खान के हवाले से जो कैरेक्टर असैसिनेशन करते रह गए, इनकी ये बातें छुपी हुई नहीं है। आज मुअज़्ज़ज़ बनने से देखिए जी, हम तो बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है। आपने अभी मुराद सईद के हवाले से जो गुफ्तगू होती रह गई है और ये सारे चैनल्स ट्वीट्स करते रह गए, इनके जो सोशल मीडिया के लोग ट्वीट्स करते रह गए। मेरे प्रोग्राम में ये ऑनरबाज अपी साहब बड़ी माजरत, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये इस वाले टॉपिक को मेरे प्रोग्राम में ना छेड़े तो बेहतर है। मैं इसमें माजरत के साथ नहीं, मेरा मतलब ये है कि फिर आप कुछ बोलेंगे फिर आगे से कुछ बोलेंगे तो ये बड़ा बिलो दी बेल्ट डिस्कशन है। मेरा ख्याल है नेशनल टीवी पे इस किस्म की बात होनी नहीं चाहिए थी। मैं तो उसको वैसे कंडेम कर चुकी हूं। सहाफत की तरफ नहीं जा रहा, मैं मेरी माजरत के साथ, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट पॉलिटिकल जमातों के जो रवैये हैं उस पर तो डिस्कशन की जा सकती है ना। मुस्लिम लीग नून अगर ओनरशिप बिल्ड करेगी इस तरह की, तो उसके बाद फिर इस तरह के रवैयों पे एतराज क्यों आता है? ठीक है, ठीक है, डॉक्टर साहब है हमारे साथ ना गालन गलोच का हमने अच्छा, उनका मैं जवाब जरूर लूंगी, लेकिन शैला रजा साहबा ये रिस्पॉन्ड करना था, अगर डॉक्टर साहब होंगे तो कर देंगे। अब आपकी तरफ मैं आती हूँ, जरा तहरीक अदम एतमाद पर आ जाए। पहले तो मुझे ये बताएं कि PMLN राजी नहीं होती थी, वो कहते थे जी हमने इस्तीफे देने। आप लोग की बजट थे कि जी तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, फिर आप लोग के राय भी एक तरह से जुदा हो गई, PDM से आप निकल के आ गए। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर जो कंसेंसस हुआ है वो किन टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे हुआ है? अच्छा, शुक्रिया। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि काश हमारी सियासत जो है वो ज़ातियात पे ना आती, नज़रियात पर ही रहती। और फिर उसके बाद भी यही बात मैं कहूँगी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नज़रिए होते तो वो नज़रियात की बात करती, वो शख्सियात पे अटैक ना करती। असल बात यह है कि हाँ, नून लीग के ज़माने से शुरू हुई। हमने नेशनल टीवी पे जो है वो एक खातून को जरदारी साहब की बीवी बनने का दावा करते हुए बच्चों का नाम लेते हुए देखा और खूब चलाया गया। फिर वज़ीर आज़म साहब हमारे चेयरमैन बिलावल के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, ये सब हमने देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी पलट के वार नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक नज़रिया है और हम एक नज़रियाती पार्टी हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बातें बंद करनी होंगी और हर एक को ये समझना चाहिए। अगर आपने ये कहा कि हम जवाब दे रहे थे तो फिर आप में और उनमें कोई, माफ कीजिएगा, फर्क नहीं है। और वजीर आज़म, अब मुझे बता दें, पंजाब रियासत का बाप होता है, उसको झुका हुआ होना चाहिए। अब रही बात, देखिए दो तरह की बात मैं करूंगी। एक तो बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो तादाद है पंजाब असेंबली में वो सबके सामने है। नून लीग की वहाँ पॉपुलैरिटी है और वो चाहें तो वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, जो कि उन्होंने काफ़ी देर से उन्हें समझ आया। और एक मुलाकातें तो वो हैं जो हम खुल्लम खुल्ला हुकूमत के इत्तेहादियों से की और हम उसमें कामयाब हुए कि उन तमाम इत्तेहादियों ने कहा कि हम हुकूमत के इक़दामात से खुश नहीं हैं, आवाम को डिलीवर नहीं हो रहा, लेकिन हम रियासत के साथ हैं, रियासत की तरफ से इशारा मिलेगा तो हम ये कर लेंगे। कि गोया हुकूमत जो है वो किसी इशारे पे चल रही है और इशारे पे उसके इत्तेहादी साथ चले। लेकिन आपको ये तो खुल्लम खुल्ला मुलाकात हुई कोई नहीं, ये तो खुल्लम खुल्ला। एक मिनट,
ये तो खुल्लम खुल्ला मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, और अच्छा। इत्तेहादियों ने ये कहा है कि जी हम भी देख रहे हैं कि तेल और तेल की धार को, पहली बात ये कि हम इसमें कामयाब हुए कि उन्होंने कहा कि इनसे खुश नहीं है, लेकिन कोई क़ुव्वत है जिसने इनके साथ इनको भी बिठा रखा है और हमें भी बिठाया हुआ है। अब कुछ वो लोग हैं जिनके थोड़े थोड़े ज़मीर जो हैं वो मुख्तलिफ हैं इन सब से, और उन्होंने ख़ुद हमारे लोगों से और नून लीग के लोगों से मुख्तलिफ जगह पे मुलाकात की है, और वो ये समझते हैं कि बस अब बहुत हो गया और हालात को बदलना होगा। अच्छा, लेकिन वो कार्ड हम सीने से लगाए हुए हैं, वो कार्ड हम सीने से लगाए हुए हैं, वो वक्त आने पे हम शो करेंगे। आप उसको सीने से लगा रहे हैं, लेकिन मैं सवाल ये करना आपसे चाह रही थी, जो मैं ब्रेक के बाद आऊंगी तो दोबारा से पूछूंगी, लेकिन सवाल मेरा ये बनता था कि बेसिकली आपका अगर नून लीग को आपने कन्विंस किया है कि तरीके पंजाब में भी ले जाए, तो आपके हाथ तो कुछ नहीं आना। अगर वजीर आला बनना है तो नून लीग का बनना है मेजोरिटी, अगर हम अपने हाथ के लिए तो नहीं ब्रेक लेने दे, ब्रेक लेने दे, वापस आती हूँ। कन्वेंस किस बात पे हुई है नून लीग, ये जानना चाह रही थी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप लोगों की सेट हुई हैं। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से ये जानना है कि ये PMLN पहले राज़ी नहीं होती थी तरीक़े मतबात पे, वो इस्तीफ़ों की बात करती थी, लेकिन अब ना सिर्फ वफाक में राज़ी हुई है बल्कि पंजाब में भी राज़ी हुई है। शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक कमेटी भी बना दी है। डॉक्टर साहब इसका जवाब दीजिएगा कि वो कौन से हालात थे और कौन सी वजूहत थी जिसकी बिना पे आप लोग इस पर राज़ी हुए। सेकेंडली, एक गैलप सर्वे हाल ही में आया, उसका भी जिक्र यहाँ पर मैं करती चलूँ कि अवामी राय के मुताबिक पंजाब में 58%, खैबर पख्तूनख्वा में 46%, सिंध में 51% और नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन है। 2018 के मुकाबले में जनवरी 2022 में पंजाबी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह कम हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह में इजाफा हुआ है। सिंध में इमरान खान की मकबूलियत की शरह बरकरार है। तो डॉक्टर साहब जरा मुझे पहले ये बताएं कि ये नवाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी से मुतमईन, तो क्या कारकर्दगी है इन सालों में? नवाज शरीफ साहब तो मुल्क में ही नहीं है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी की जब बात होती है, या सर्वे में जो मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत का जिक्र हो रहा है और उनकी मकबूलियत जो है वो आपको नजर आ रही है, वो पिछले 3.5 साल की वजह से नहीं है। फिर वो कारकर्दगी हमारी जो 2013 से लेके 2018 की गवर्नमेंट थी, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है, लोग उस कारकर्दगी को आज PTI की हुकूमत की कारकर्दगी से उसका मवाजना करते हैं। ओके। इस बुनियाद के ऊपर जो मकबूलियत है मियां नवाज शरीफ साहब की, उसका मवाजना इमरान खान साहब की मकबूलियत से लगाया जा रहा है। और मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि देखा ये जाता है कि एक आम आदमी, मैं तकरीबन 90% पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, कल अगर 80% थे तो आज ये 90% हो चुके हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमारे दौरे हुकूमत जो 5 साल थे उसमें उनकी जो जिंदगी थी वो कितनी आसान थी, आज उनकी जिंदगी कितनी आसान है। इसका सबसे जो बुनियादी पैमाना है वो ये है कि एक आम फर्द ये देखता है कि मेरे घर का जो किचन है उसका खर्चा मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 8,000 रुपए था, आज वो खर्चा 18,000 रुपए हो गया है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें देख लें, बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, आए दिन धमाके हो रहे हैं। आए धमाके के मतलब ये महंगाई के धमाके, बाकी भी अल्लाह महफूज रखे पाकिस्तान में कुछ लाख कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं महंगाई के धमाकों की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कहा गया जनाब कि हम मेरिट लेके आएंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। आज भी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का जो मैं हवाला दे रहा था, करप्शन मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई आपकी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान का पैसा जिसने खाया है, मैं उसे भी सबसे बड़ा चोर मैं नहीं कहता हूँ। आप साबित करें अदालतों के जरिए, एहतसाब के इदारों के जरिए, और आप वो पैसा वापस लाए, हम भी आपको शाबाश देंगे। लेकिन आपके सियासी इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप राना सनाउल्लाह जैसे लोग जिनके मुकदमे नहीं बना सके, आपने उनकी गाड़ियों में हीरोइन रख के उनके मुकदमे बनाए हैं। ये है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ये है जो आप अभी देख रहे हैं कि बाकी लोगों को आप ये कहेंगे इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। ठीक है, मवाजना बुनियादी तौर पे। ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट। उनका दौर और हमारा दौर। अच्छा, आप मुझे सिंपली ये बताइएगा कि वो कौन सी चीज थी जिसपे आप कन्विंस हुए पीपल्स पार्टी की इस बात पर
कि जी पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी चाहिए वफाक के साथ साथ। आप तो इस्तीफों की बात करते थे, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसपे PMLN एग्री हुई है? बात यह है कि अगर हम इस्तीफों की बात कर रहे थे तो उसकी बुनियादी वजह भी यही थी इस हुकूमत से जल्द अज जल्द अवाम की जान छुड़ाई जाए। आज कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आप जाएं और लोग आपसे ये ना पूछे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जनाब कब इमरान खान की हुकूमत से हमारी जान छुड़ा रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है। उस वक्त हम ये कह रहे थे कि इस्तीफा दे के उसके बाद इनका हुकूमत में रहना, मतलब हुकूमत का चलाना मुश्किल होगा और नए इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन फिर हम इस बात पे कन्विंस हुए कि शायद इस तरीके के साथ हुकूमत ना जाए। ये एक पॉलिटिकल, आप ये कहें कि स्ट्रेटेजी होती है, आप प्लान A बनाते हैं, प्लान B बनाते हैं। आज अपोजिशन का इत्तेफाक इस बात के ऊपर है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। ये एक आईनी ऑप्शन है, ये एक जमहूरी ऑप्शन है, इसमें किसी को सीख पा होने की जरूरत नहीं है, गालियां देने की जरूरत नहीं है अपोजिशन के लोगों को। सर आपके पास नंबर्स नहीं है, आपके पास नंबर नहीं है, इत्तेहादी आपके साथ खड़े हुए नहीं है। देखें, जहां तक इत्तेहादियों का ताल्लुक है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जो हम चल रहे हैं। अभी हम टीवी टॉक शोज में तो बताने से रहे कि किससे हमारी क्या बात हुई है, हमारी नंबर गेम क्या है, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि हमको मजाक के तौर पे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे। नंबर गेम पूरी होगी तब ये तहरीक अदम एतमाद आएगी, ये जरूर कामयाब होगी इंशाल्लाह। और आखिर में मैं ये भी कह दूं कि अगर ये खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होती तो कम अज कम अपोजिशन, हम मुतमिन होंगे कि हमने अपनी एक सियासी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी पूरी की और जो आवाम की तर्जुमा जज्बात है उनकी तर्जुमानी की। अब नंबर गेम कम होने की वजह से तो हम अकलियत में है, नंबर गेम हमारी पूरी हो तो हुकूमत में ना हो। ये तो आवाम को भी पता है कि अपोजिशन जो है उसकी नंबर गेम पूरी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो अपोजिशन जमातों में रखते हैं, जो इनके साथियों से रखते हैं, जो इनके अंदर लोग मौजूद हैं, जो अलर्ट होके आए हैं, वो अवामी पर्स में उनका हाथ है। अवाम के जज्बात के नतीजे में इनके अपने लोग भी इनसे नाला है, असेंबली में खड़े होते इनकी पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे होते हैं। आप यकीन रखें कि आप भी इंशाल्लाह, आपसे मुराद पाकिस्तान की अवाम बहुत जल्द खुश होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और अब्बास वपी साहब मुझे एक बात और बता दीजिएगा, आज के जलसे में भी कहा, उससे पहले भी खबरें आ रही थी कि जी ऑपोजिशन तैयारी कर ले या शौक पूरा कर ले, हाँ, हम भी तैयार है। और इमरान खान ने खुद भी कहा कि जी कप्तान भी तैयार है। तो अगर ये लेकर आते हैं असेंबली में तो आप लोग की तैयारी क्या है? क्या इत्तेहादियों पे आप इस हद तक एतमाद करने को तैयार है? और फिर ये जो कह रहे हैं कि आपके अपने लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं और आपके अपने लोग, शैला रज़ा साहिबा भी कह रही हैं, ये भी कह रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या होगा? आपकी तैयारी क्या है? आपसे मुराद हुकूमत की? गुफ्तार का गाजी तो हर शख्स है इस पूरी मट्टी के पाकिस्तान में, लेकिन पॉइंट ये है कि एक्शन क्या साबित करते हैं। पिछले 3.5 से 4 साल में कितनी दफा इसी ऑपोजिशन ने ये कोशिश की है कि हमें डीरेल कर दिया जाए। हमने बजट भी पास कराया, मिनी बजट जिसको कहते थे, जो कि हमारा फाइनेंस बिल था, वो भी पास कराया। हम इनसे आज सेनेट में इलेक्शन में भी लड़ते रह गए। स्टेट बैंक का जो बिल आया था उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मौजूद नहीं था, तो इसमें हमारा इसमें क्या कसूर है? अभी कल के दिन, मैं कल की बात कर रहा हूं, मैं खुद मौजूद था सेनेट के अंदर, हमारे टोटल 29 नंबर थे, 29 थे, इनके 28 लोग थे, हम पास करा। ये जो सोच होती है, अगर ये इतना हमें बुरा जानते हैं तो कब का गिरा चुके होते। एक्चुअली इनकी सोच ये है ही कोई नहीं। और दूसरा, अलाइज की बात बार बार करते हैं, तो परवेज इलाही, उस दिन मोनस इलाही ने क्या कहा था कि जी हम गवर्नमेंट के साथ खड़े, हमारा उनके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम निभाएंगे। सो ये कहीं भी चले जाए, चाहे कोई बाप पार्टी है, जीडी है, जमहूरी वतन पार्टी है, काफ लीग है, हमारे एमक्यूएम, हमारे तमाम अलाइज हमारे साथ खड़े हैं। जब टाइम टेस्टेड वो इम्तिहान ट्रायल आता होता है तो उनमें से कोई दूसरी साइड पे नहीं जा सकता। ये ग्रीवियंसेस होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, वो घरों में भी होते हैं, वो रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, वो हम बैठ के सेटल कर लेंगे। लेकिन अगर ये समझते हैं कि उन गिले शिकवे के नतीजों में इनको कोई बेनिफिट मिलेगा, उसकी वजह ये आपको पता है, परवेज इलाही साहब ने इनको क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्लैरिटी लेके आइए। आप चाहते क्या? आप अपनी सफों में तो आपको इंडिकेशन है ही नहीं कि आपने जाना किधर को है। आप लाएंगे, आपकी तैयारी क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि वो कहते हैं खान साहब के कप्तान तैयार है। क्या तैयार है? क्या किया आप लोग? यार तो यही तो, क्या आवाम को कोई रिलीफ दिया? कोई दरार नहीं, मैं कह तो रहा हूं, हमारी सफों में कोई दरार नहीं, हमारे अलाइज हमारे साथ है, हम इंटैक्ट है और हम रोल आउट। अच्छा ठीक है, दोनों तरफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल दोनों तरफ बराबर है। ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है, ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बजायर तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन अंदरूनी खाना क्या मामला है, जिस तरह से शैला रज़ा साहिबा कह रही है कि हमने कार्ड छुपा के रखे हुए। ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं।
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हो। शैला साहबा, मुझे एक और बात बता दें, आप कह रही है कार्ड्स तो आपने सीने से लगा के रखे हैं, अच्छी बात है, आपका हक है। लॉन्ग मार्च भी आपने करनी है और उसके साथ तहरीक अदम एतमाद भी लेकर आनी है। मुझे ये लॉन्ग मार्च का जरा बैकग्राउंड तो बता दीजिए। अगर तहरीक अदम एतमाद आएगी, आईनी तरीका तो वजीर आजम को घर भेजने का सिर्फ यही एक है, तो फिर लॉन्ग मार्च का मकसद, और वो भी अकेले? देखिए, लॉन्ग मार्च ये है कि इससे पहले हमने पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ इशूज़ पे मुजाहरे किए हैं, किसानों को भी आवाज़ दी है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हम आपकी मुसीबत के लिए मुजाहरा भी कर रहे हैं, आपकी मुसीबत के लिए लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो है वो अगर सिर्फ इत्तेहादियों पे इस हद तक डिपेंड कर रही है कि उनको एक एक वजारत दे रही है, तो भाई इत्तेहादियों के पास तो हम अतमाम हुज्जत के लिए गए हैं और हमने दिखा दिया चेहरा कि जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं ओपोजिशन वाले, है महंगाई, है बेरोजगारी, लेकिन हम मजबूर हैं। ये जवाब हमने अवाम को सुनवाना था, लेकिन इत्तेहादियों पे तो हम नहीं डिपेंड कर रहे ना। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि इत्तेहादियों पे डिपेंड किए बगैर आपको कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। शैला साहबा, मैं ये कह रही हूँ कि ये इत्तेहादियों को वजारतें दें। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपने हलकों से जीत के आए और क्या कहते हैं जिनको ये डर है कि अब जाना है, तो वो हमसे राब्ते। चले, ठीक है, ठीक है, मैं जरा कोई राउंड ले लेती हूँ डॉक्टर साहब, और उसके आखिरी वक्त है। डॉक्टर साहब, तहरीक अदम एतमाद की तारीख क्यों इतनी सीगे राज में रखी जा रही है? देखिए, बुनियादी पे जब भी इस तरह की कोई मूवमेंट होती है उसकी अपनी एक हिकमत अमली होती है। वो वक्त से पहले ना तो अनाउंस की जाती है और ना जो नंबर ऑफ गेम्स है, जो नंबर गेम है वो बताई जाती है, ना ये बताया जाता है कि किस जमात से कितने लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं। इनकी अपनी जमात से कितने लोग हमारे साथ शामिल हैं वो मेरे इल्म में है, लेकिन मैं अभी आपके सामने तो नहीं रख सकता, हमारे पास उनके नाम तो नहीं दे सकता। नहीं, आप मेरे सामने ना रखिए, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दें डॉक्टर साहब, एक बात का जवाब दे दें। अगर आपके पास इनकी अपनी जमात के लोग राब्ते कर रहे हैं और आपके पास नंबर्स पूरे हैं, तो इत्तेहादियों के पास आप क्या लेने जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब ये तो बिल्कुल सामने की बात है कि जब तहरीकी में अदम एतमाद पेश होती है तो दोनों साइडें जोर लगाती हैं। अब एक नंबर की बर्तरी से आप तहरीकी अदम एतमाद लेके आए तो लोग जाहिर है, हुकूमत अपने वसाइल इस्तेमाल करती है, अपना प्रेशर डालती है, कुछ लोगों को शायद वो दोबारा बनाने में कामयाब हो जाएं। ये मैं तो बिल्कुल झटकी सी बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा आपको एक कितने लोग एक मुझे एक रफ फिगर दे सकते हैं? 8, 10, 12 कितने लोग हैं पीटीआई के जो आपसे राब्ते कर रहे हैं? 10-12 को आप बात ये करें कि मैं मेरे नाम से आप ये बात आज रजिस्टर कर लें अपने चैनल पे कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हम लेके आ रहे हैं, कच्चा हाथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, वो तहरीक अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब होगी। ये ची करें या मी करें, जो मर्जी ये कर लें, लेकिन वो कामयाब होगी। और इस सिलसिले में हुकूमत जो है, मुझे पता है कि जो इनकी तरीक़ेकार है, तर्ज हुकूमत है, ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसा गैर आईनी कदम उठाने की कोशिश करें। इनके जो स्पीकर हैं वो गिनती में, वो पंजाबी में एक लफ्ज होता है लोडची डालना, वो उसके एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो जब भी आपने देखा कि बिल पेश किया जाता है कौमी असम्बली में तो वो गलत गिनती करते हैं। हम इस दफा इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि गिनती सही होगी ना। अच्छा, ये सारी आपकी तैयारी ऑन अब्बास बप्पी साहब मार सकेगी, ठीक है, कामयाब होगी। लास्ट कमेंट लूंगी ऑन अब्बास बप्पी साहब। ओके, ऑन अब्बास बप्पी साहब जरा लास्ट कमेंट इस हवाले से दीजिएगा। आप कॉन्फिडेंट हैं कि जी इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन क्या आपने अपनी सफर में छानबीन की है? क्योंकि दोनों पार्टीज का कहना यही है कि आपके अपने लोग आपको एन मौके पे धोखा देंगे और वही उनके असल में नंबर गेम भी पूरा करेंगे। तो वहां पे आपने कोई चेक करना शुरू किया है कौन कौन है इनसे राब्तों में? बीबी, जेम्स बॉन्ड की जो स्ट्रेटेजी मेरे दोनों सीनियर ऑनरेबल कुलीग्स ने दी है जी, कि नंबर्स भी सीगा रास में है, तारीख भी सीगा रास में है, स्ट्रेटेजी भी सारा प्लान हो चुका है। इतनी वेल प्लान स्ट्रेटेजी अगर ऑपोजिशन के पास होती तो हम एम हुकूमत में ना बैठे होते। इनके पास नाहेलियत की जो दूसरा जो लेवल है बीन बज रही है, बीन। बेबी बात तो सुन ले शैला बीबी, एक तो आप एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाती है, जरा थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। अगर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, मैं ये बता रही हूँ आपके आगे बीन बज रही है, बीन। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इतनी बीन बज रही है, बीबी यूसुफ गिलानी साहब के सामने भी बीन बज गई थी आज से 3 हफ्ते पहले जब वो घर बैठे रह गए थे, तो वो भी किसने बीन बजाई थी? और जिस दिन वो रात के सेनेटर दिलावर को लेके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने थे, वो भी बीन बजी थी। अवामी इलेक्टेड और सेनेट में फर्क समझे।
ध्यान नहीं। चलिए ठीक है, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आपने अपनी सफों में चेक किया है या नहीं किया। Having said that, सब झूठ है। सिंध पीटीआई सब चेक की करिए, अगर खबर आप- ले लीजिए। अब बीबी शैला बीबी रिलैक्स कीजिए, जस्ट रिलैक्स। एक चलिए। चीज बता दो, जिस दिन गिलानी साहब अच्छा, जीते थे इलेक्शन, अच्छा, टेस्ट PTI की one सर्वे- liner Final ले on about लीजिए। रफी साहब। चले मैं Point- फिर प्रोग्राम को यही जिसे- खत्म करती हूँ माजरत के साथ, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम पूछेंगे कि अपनी सफों में पीटीआई ने चेक करना शुरू किया है, वहां पर इनकी क्या तैयारी है। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।